प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागरके, डायरेक्टर स्पर्धा प्रकाशन, आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हमारे वैसे छात्र जो हमारे स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर इनरोल्ड हैं, उनके लिए बेनिफिशियल तो हैं ही, साथ ही साथ जो यूट्यूब चैनल से हमारे जुड़े हुए छात्र हैं, उनके लिए भी यह बेहद खास है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम झारखंड स्पेसिफिक टॉपिक पर जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं। और इसी कड़ी में जैसे जैसे सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है, उस सेक्शन से रिलेटेड जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, उनका भी हम एनालिसिस करते हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम में पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है और वे डिटरमाइन करते हैं, वे बताते हैं कि एग्जामिनेशन का नेचर कैसा है, एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रवृत्ति किस प्रकार की होने वाली है। तो इसी कड़ी में हम आज सेक्शन आई, आपको मालूम है कि जो जेपीएससी ने जो टोटल पूरे सिलेबस को पी सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, मतलब 16 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, उसका जो सेक्शन आई है यूनिट 9, उससे रिलेटेड हम आज के इस क्लास में प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों के बारे में आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि अब तक जेपीएससी ने नए पैटर्न पर 4 परीक्षाएं आयोजित की है। पहला जो था वो 6th जेपीएससी था, सेकंड 7 to 10th जेपीएससी, थर्ड बैकलॉग एग्जाम और फोर्थ 11 to 13th एग्जाम। तो इस प्रकार कुल 4 पेपर पूछे गए हैं। तो हम इसी तरह से सभी खंडों से, जैसे इस खंड से हमें 10 प्रश्न मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो 4 साल को अगर मिला लें तो टोटल 40 प्रश्न होते हैं। तो उन 40 प्रश्न को हम देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार के प्रश्न इस सेक्शन से पूछे गए थे। इससे आपका जो पीछे में कुछ छोटा हुआ पोर्शन होगा वह भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में हम लोगों ने इस पोर्शन को कवर किया है। तो आइए देखते हैं कि ये सेक्शन कौन सा है, इसमें कौन कौन से पोर्शन पूरे होने हैं और 6 से लेकर 13th जेपीएससी तक किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम है आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल। बहुत बड़ा चैप्टर है और इसीलिए इसमें हमने अच्छा खासा टाइम दिया है क्लास में भी। तो इसलिए आप इसका क्वेश्चन भी देखें कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो आर्थिक हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, सिंपली ज्योग्राफी ऑफ झारखंड लिख देने से इसमें बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला हम शुरू करेंगे जो पहला नए पैटर्न पर, इस पैटर्न पर जो अभी एग्जाम आने वाले दिनों में होगा 14th जेपीएससी, जिसका कि अनाउंसमेंट का डेट भी अभी हाल ही में जेपीएससी ने दे दिया है कि 8 मार्च को यह परीक्षा प्रोबेबल है और कुछ ही दिनों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो उस दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो आज का एक क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और देखना चाहिए आपको कि इस सेक्शन से रिलेटेड झारखंड का भूगोल, झारखंड का आर्थिक विकास का इतिहास, इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखें, ये जो पहला एग्जाम हुआ था नए पैटर्न पर, 6th संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जो 18/12/2016 को कंडक्ट हुआ था, इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम इंग्लिश हिंदी में और यहाँ इंग्लिश में हम इसी प्रश्न को देते हैं, सो दैट कि हमारे दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट दोनों को इससे फायदा हो। और सिमिलरली इसके बाद हम इसका व्याख्या भी, एनालिसिस या उसका एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, ताकि आपके मन में कोई डाउट्स न रह जाए। तो यहाँ पर जैसे देखें, जेएसएमडीसी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग, ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री उद्योग स्थित है कहां पर? टुपुदाना, मधुपुर, पाकुड़, सरायकेला। ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री ऑफ जेएसएमडीसी, झारखंड स्टेट माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसके द्वारा जो पॉलिशिंग का एक इंडस्ट्री डेवलप किया गया है वह है टुपुदाना, टुपुदाना में स्थित है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी कुछ उसी प्रकार का है जैसा आप देख रहे हैं कि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जेएसएमडीसी
द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग रांची के पास तुपुदाना नामक स्थान पर स्थित है। द ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड बाय झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड नियर रांची एट अ प्लेस कॉल्ड टुपुदाना। तो यहां पर यह है, रांची के पास है। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। कहां पर? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजन लिमिटेड डीजल इंजन प्लांट इज लोकेटेड एट बोकारो, आदित्यपुर, कंडरा, रांची। तो इसका राइट आंसर होगा रांची। डी इज आवर करेक्ट आंसर, रांची में यह स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन भी कुछ उसी प्रकार होगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड डीजल इंजन संयंत्र रांची जिले में अवस्थित है। CSIR इज लोकेटेड एट रांची डिस्ट्रिक्ट। अगेन थर्ड क्वेश्चन, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है, किस जगह में? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शनड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एट विच प्लेस? तो अगर आपने जीके देखा होगा उस समय का, तो ये आदित्यपुर में स्थित है। आदित्यपुर में के लिए क्लस्टर सेटअप करने के लिए दिया गया। आदित्यपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो PPP मोड के तहत 116 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होगा। इस क्लस्टर में लगभग 1000 करोड़ रुपए निवेश होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑन द इनिशिएटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एट आदित्यपुर विल बी सेटअप अंडर PPP मोड। तो ये इसका आंसर है। अब चौथे प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? इस कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वाटरफॉल रिवर इज नॉट करेक्ट प्रॉपरली मैच्ड? अब ये हमें पता करना है। तो हुंड्रू, स्वर्ण रेखा, जोन्हा, राहु, राढ़ू, एक्चुअली ये राढ़ू होना चाहिए, जोन्हा, राढ़ू, दसम, कांची, लोध, बड़ाकर। तो ये वाला जो आपका है ये करेक्टली मैच नहीं है। लोध ये बूढ़ा या घाघ या लोधा आप ये कह सकते हैं। इस पर ये इस पर है, तो ये करेक्ट मैच नहीं है। ये जो रिवर है इसका बराकर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार है जिसका अपवाह क्षेत्र गिरिडीह है और धनबाद है। लोधा घाघ जलप्रपात लातेहार जिले में है। और ये लोधा रिवर, इसमें जिसको ये लोध जलप्रपात, इसको बूढ़ा घाघ के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो ये लोधा रिवर के ऊपर में ही ये आपका जो लोध वाटरफॉल है या लोधा रिवर के ऊपर में है, इसके थ्रू वो गिरता है। अब आगे आ जाएं अगले प्रश्न पर। तिलैया बांध यह नदी पर निर्मित है। तिलैया बांध यह नदी पर निर्मित है। किस नदी पर यह निर्मित है, इसके बारे में आपको बताना है। तिलैया डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर, योर ऑप्शन इज दामोदर, बराकर, कोनार, उसरी। तो क्लियर है, तिलैया बांध इज ऑन बड़ाकर। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लें। कोडरमा जिले के तिलैया बांध का निर्माण बराकर नदी पर 1953 ईस्वी में हुआ था। तिलैया डैम ऑफ कोडरमा डिस्ट्रिक्ट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बड़ाकर रिवर इन 1953 AD। अगला प्रश्न भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी जो हाईएस्ट पीक है झारखंड में, उसकी ऊंचाई क्या है मीटर में आपको बताना है।
1600, 1565, 1365, 1265 मीटर। इसका आंसर आप देखें, ये 1365 मीटर इज आवर करेक्ट आंसर। 1365 मीटर, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की पहाड़ी है, जो समुद्र तल से ये 1365 मीटर ऊंचा है। यह जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। द हाईएस्ट हिल इन झारखंड इज हिल ऑफ पारसनाथ, विच इज 1365 meters above the sea level. It is a major pilgrim site of Jains. जैनियों के लिए यह एक बड़ा साइट है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? तुरामडी जमशेदपुर के पास है और जादूगोड़ा के आसपास में है। तो यहाँ पर किस चीज के बारे में इसमें है कि किस चीज का खनिज, कौन सा खनिज होता है? काइनाइट, एस्बेस्टस, अब्रक, एस्बेस्ट, ये यूरेनियम। हियर डी इज रॉन्गली रिटन, यहाँ यूरेनियम। यूरेनियम, तो यूरेनियम इज आवर करेक्ट आंसर, डी। तुरामडी जो जादूगोड़ा माइंस का एक बड़ा हिस्सा है, तुरामडी माइंस। पूर्वी सिंहभूम जिले के तुरामडी में यूरेनियम की खान है। तुरामडी इज ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न आप देखें। बेंटोनाइट, 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 बेंटोनाइट डिपॉजिट्स इन झारखंड आर फाउंड इन। बेंटोनाइट, व्हाट इज बेंटोनाइट? तो इनफैक्ट बेंटोनाइट एक मिनरल होता है जो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है उसमें ऐश के रूप में, उसमें राख के रूप में वह निकलता है और वह बहुत काम का होता है। यह कॉस्मेटिक मटेरियल के रूप में भी यूज होता है, ड्रिलिंग में भी इसका काम आता है। तो ये एक इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट यह मिनरल है, जो कि साहेबगंज एरिया में पाया जाता है। इसका आप एक्सप्लेनेशन भी देख लें। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड के साहेबगंज जिले में पाया जाता है। यह मुख्यतः राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र है। साहेबगंज जिला के अलावा दुमका एंड पाकुड़ जिले भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब अगला प्रश्न 9th। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। चिड़िया जगह से रिलेटेड है। चिड़िया लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूम इज फेमस फॉर। आपने नाम सुना होगा चिड़िया माइंस का, बार बार सुना होगा आपने कि चिड़िया माइंस किस चीज के लिए फेमस है। तो स्वाभाविक है कि यह पक्षी अभयारण्य नहीं है, भेड़िया अभयारण्य नहीं है, लौह अयस्क खनन। यह एक बहुत बड़ा लोहे का, आयरन ओर का ये माइंस है और इसी के लिए यह फेमस है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लें। सेल का यहाँ पर माइनिंग सेल के द्वारा होती है, जो कि बोकारो स्टील प्लांट और अदर प्लांट्स को भी सप्लाई यहाँ से दिया जाता है। लगभग 2 बिलियन टन लौह अयस्क, इंडियाज लार्जेस्ट आयरन ओर माइन with reserves of 2 billion tons of iron ore is located at Chidiya mines. The mine is operated by Steel Authority of India Limited SAIL. इसका चिड़िया माइंस स्थित है, जिसका संचालन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अब इस साल का आखिरी प्रश्न पर आते हैं। आखिरी प्रश्न जो 10वां प्रश्न है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि हर साल 10-10 प्रश्न इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो उसका आखिरी प्रश्न है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? रजरप्पा रिवर, रजरप्पा साइट। रजरप्पा आपको मालूम है कि वो फेमस छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में ही स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? ये दामोदर भेड़ा 2 नदियों के संगम पर है। यह दामोदर शेरभूखी, दामोदर बड़ाकर, दामोदर कोनार। तो योर करेक्ट आंसर इज दामोदर भेड़ा।
दामोदर वेड़ा 2 रिवर है जिसके संगम पर हमारा रजरप्पा स्थित है। रजरप्पा रामगढ़ जिले में दामोदर और वेड़ा नदी के संगम पर अवस्थित है। रजरप्पा की प्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। छिन्नमस्तिका देवी की का मंदिर यहाँ पर अवस्थित है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा जो 6th जेपीएससी में पूछे गए प्रश्न थे उनका 10 प्रश्नों को हमने देखा, उसके व्याख्या और उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने यहाँ देखा। अब इसके बाद से आते हैं 7th to 10th। यह एग्जाम हुआ था कब? 19 सितंबर 2021 को हुआ था। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो आप देखें क्या है। पहला प्रश्न है झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि। कॉमन सेंस भी अगर आप लगाएंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। किसान शुष्क खेती करते हैं, शौक तो नहीं है खेती करने का शुष्क, पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है, पर्याप्त वर्षा है। तो नहर से सिंचाई के लिए समतल भूमि का होना जरूरी है या वैसी भूमि का जिसका उबड़ खाबड़ जिसके रास्ते में न भूमि पड़ती हो। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो पहाड़ी इलाका होने के कारण द एरिया इज हिली, यहाँ पर नहर से करना खेती करना मुश्किल है। फिर भी कोशिश करके कुछ डेवलपमेंट की गई है। अब इसका व्याख्या आप देखें। राज्य की भौतिक बनावट नहर से सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, फिर भी नदियों पर छोटे छोटे डैम बनाकर उनसे नहरें निकाली गई है। वर्तमान में राज्य कुल सिंचाई क्षेत्र का केवल 7.75 लाख हेक्टेयर भूमि के 30% भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। इसमें स्वर्ण रेखा या और भी कुछ हैं छोटे छोटे जहां नहर से हम लोग सिंचाई करते हैं झारखंड में, लेकिन इस दृष्टिकोण से यह बहुत ही थोड़ा सा है। अगला प्रश्न, झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं। कहां कहां पर यूरेनियम का पाया जाता है झारखंड में? तो आपको पता है कि उसके लिए एक छोटा सा एरिया जो अब तक ढूंढा जा सका है और वह है सिंहभूम का क्षेत्र जो जादूगोड़ा के आसपास में सिमटा हुआ है। तो ये आप देखें, यह सभी ये लास्ट में होना चाहिए, लेकिन जो सेट हम लेके कर रहे हैं आपका सॉल्यूशन करवा रहे हैं वह चेंज हो गया होगा। तो इसमें यह सभी पहले आ गया है। तो जादूगोड़ा करेक्ट, नरवा पहाड़ ये भी करेक्ट, तुरामडी ये भी करेक्ट अभी हम लोगों ने देखा, तुरामडी, नरवा पहाड़, जादूगोड़ा। तो इस प्रकार और करेक्ट आंसर इज सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। सेवन यूरेनियम माइंस इंक्लूडिंग जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी आर operated by UCIL, Uranium Corporation of India Limited, which have uranium reserves. The Jadugoda and Narwa Pahad mines each extract about 25,000 tons of uranium per month. इतना ज्यादा केवल यहीं से निकल जाता है। तो ये जो 7 यूरेनियम माइंस है वो यहीं आसपास में है, जिसमें से कि केवल ये 2 में जादूगोड़ा और नरवा पहाड़ से इधर इतना निकल जाता है 25,000 टन यूरेनियम प्रति माह। इसका और का हम लोग एक्सकर्शन करते हैं, निकाल लेते हैं। अब तीसरा प्रश्न, जोजो हातू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, जोजो हातू स्थित है के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका आंसर इसमें है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है। जोजो हातू इन वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर मैग्नेटाइट, क्रोमाइट, काइनाइट, ग्रेफाइट। तो मेरे ख्याल से ये क्रोमाइट के लिए, ये क्रोमाइट इज आवर करेक्ट आंसर। क्रोमाइट यहां पर जोजो हातू में जो है वो क्रोमाइट के लिए फेमस है। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा के निकट खूंटपानी तहसील के अंतर्गत जोजो हातू क्रोमाइट खान हेतु प्रसिद्ध है। जोजो हातू इज फेमस फॉर क्रोमाइट माइंस अंडर खूंटपानी तहसील, खूंटपानी ब्लॉक नियर चाईबासा इन वेस्ट सिंहभूम। क्लियर? नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंटरेस्टिंग यह प्रश्न है। नगड़ी विलेज जो कि रांची के पास है, नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं किस नदी
के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में है यह सभी उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, चानन। तो आप उसमें पढ़े होंगे कि दक्षिणी कोयल, साउथ कोयल और स्वर्ण रेखा नगड़ी गांव के पास से निकलती है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह से निकलती है, एक ही जगह से न निकल के अलग अलग जगह से नगड़ी गांव से ही निकलती है। इसका व्याख्या आप देखें, स्वर्णरेखा नदी दक्षिणी छोटानागपुर के पठारी भूभाग में रांची के नगड़ी गांव के रानी चुआ नामक स्थान, ये विलेज है जो नगड़ी विलेज के पास है, गांव के पास है, स्थान से निकलती है। इसी गांव के दूसरे छोर से दक्षिणी कोयल नदी भी निकलती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और एग्जाम में आपके जानने लायक है, क्योंकि इससे आप स्वर्ण रेखा का उद्गम, साथ ही साथ दक्षिणी कोयल का उद्गम भी आप बता पाएंगे कि किस जगह से है। रानी चुआ नामक स्थान है, एक ही जगह से लेकिन नहीं होता है, एक किनारे से, एक छोर से स्वर्ण रेखा नदी और दूसरे छोर से दक्षिणी कोयल नदी निकलती है। पांचवा प्रश्न, मोतीझरा जलप्रपात। मोतीझरा जलप्रपात नदी पर बना है। अब इसमें आप देखें, मोतीझरा जलप्रपात, यह आपका ऑप्शन है स्वर्ण रेखा, गुमानी, अजय, बांसलोई। तो यहां पर आपका आंसर सी इज अजय। मोतीझरा वाटरफॉल जो है वो अजय रिवर पर है। इसका एक चार्ट भी आप लोगों को मिला होगा, उस चार्ट को अगर आप देख लेंगे जो रीडिंग मटेरियल में आपको दिया गया होगा इस सेक्शन के अंतर्गत, तो उससे भी आपका बहुत सारा पोर्शन क्लियर हो जाएगा। मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 46 मीटर, और जो हमने लोध फॉल की बताई थी उसकी 150 मीटर, लोध फॉल 150 मीटर, लोध या बूढ़ा घाघ, इसी को बूढ़ा घाघ भी बोलते हैं, तो इसकी ऊंचाई 150 मीटर है, जबकि इसकी मोतीझरा 46 मीटर की है और यह अजय रिवर पर है। कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में किस ब्लॉक के गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो अगर आपने देखा होगा डायग्राम वगैरह, तो कन्हर नदी जो एक्चुअली सोन की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, वह निकलती है छत्तीसगढ़ के सरगुजा से होते हुए झारखंड में भंडरिया ब्लॉक जो गढ़वा जिले में है से राज्य में प्रवेश करती है। सोन नदी की एक सहायक नदी है और यह झारखंड में भंडरिया ब्लॉक गढ़वा जिले से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, पीपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड में स्थित है। पीपरवा, अशोक, सराधु, ये सारे जितने हैं ये किस विकास खंड में स्थित है? ये बहुत फेमस पीपरवार, अशोक, सराधु, मगध, ये कोल माइंस है और काफी फेमस है सराधु, मगध। तो ये सारे जो हमारे हैं टंडवा इज आवर करेक्ट आंसर, टंडवा, ये टंडवा ब्लॉक में है। ये थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पूछा है तो देखना होगा। पिपरवार, अशोक, सराधु और मागेद टंडवा के सिटी ब्लॉक के ऊपरी दामोदर घाटी में कोयला खदानें हैं। टंडवा एक सामुदायिक विकास खंड है जो झारखंड राज्य के चतरा जिले के सिमरिया उपखंड में एक प्रशासनिक प्रभाग है। पिपरवार, अशोक, सराधु एंड मगेद हैव कोल माइंस इन द अपर दामोदर वैली ऑफ टंडवा सिटी ब्लॉक। तो ये क्लियर है। अगला प्रश्न, झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणिक कोयला भंडार है। झरिया, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि
झरिया एक बहुत ही फेमस प्लेस है कोल माइंस के मामले में। तो इसके बाद जो इसका अलग दूसरा मतलब जो क्षेत्र है वह है राजमहल, पश्चिम बोकारो, दक्षिण कर्णपुरा, उत्तरी कर्णपुरा, दक्षिणी कर्णपुरा। तो उत्तरी कर्णपुरा हमारा राइट आंसर है। उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र 1260 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो हजारीबाग, चतरा और लातेहार जिलों तक विस्तृत है। तो नॉर्थ कर्णपुरा कोल फील्ड हैज एक्सपेंडेड टू 1230 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज सेपरेटेड ओवर हजारीबाग, चतरा एंड लातेहार डिस्ट्रिक्ट्स। इसका अगला प्रश्न, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? खेती योग्य बंजर भूमि इन झारखंड, एरिया अंडर कल्टिवेबल वेस्टलैंड परसेंटेज इज, तो योर आंसर इज 4.2। एक्चुअली उस समय जब 2019 का फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट था उसके अनुसार यह 4.2% था, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें 4.8% हो गया है। अभी ये बढ़ के थोड़ी सुधार इसमें हुई है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि 4.43%, 3 लाख इतना हजार हेक्टेयर लगभग है। वर्तमान में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार यह 4.80% हो गया है, 4.80%। अगला प्रश्न इसका, अगला और आखिरी प्रश्न इस साल का, स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई? नेशनल पार्क या सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई स्थापना के दृष्टिकोण से? तो आपको मालूम है कि पलामू सेंचुरी, पलामू जो सबसे पहले स्थापित हुआ, पलामू सेंचुरी, पलामू स्थापना के दृष्टिकोण से यह झारखंड का पहला सेंचुरी है। तो इस प्रकार आवर करेक्ट आंसर इज बी, पलामू सेंचुरी। पलामू व्याघ्र आरक्षित वन, द पलामू टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ झारखंड। इट वाज फॉर्म्ड इन 1974 अंडर द टाइगर प्रोजेक्ट। व्याघ्र परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट में इसका गठन 1974 में ही हुआ था। तो इस प्रकार यह हमारा 2 साल का क्वेश्चन हो गया पूरा। अब जो 2024 में ही 2 परीक्षाएं आयोजित हुई थी। एक हुई थी बैकलॉग परीक्षा जो 21/1/2024 को हुई थी, और इसके बाद से 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा हुई थी। उसके बारे में पहले इसको हम देख लें, उसके बाद से उसको देखेंगे। तो यहाँ इसमें है, झारखंड में सब्जियों के उत्पादन हेतु किस किस्म की भूमि अधिक उपयुक्त है? आपका आंसर में है टाण 2, टाण 3, दोन 1, दोन 2। टाण 2, टाण 3, दोन 1, दोन 2। तो एक्चुअली टाण 1 जो होता है वह काफी ऊसर प्रवृत्ति का होता है, उसमें खेती के योग्य वो बिल्कुल ही नहीं होती। टाण 2 और टाण 3 इसमें खेती का काम हो सकता है। तो इसमें खासकर सब्जियों के लिए ज्यादा वाटर लॉक्ड एरिया भी नहीं चाहिए और ज्यादा ड्राई एरिया भी नहीं चाहिए, और उसमें सॉइल का कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, उसका सॉइल का डेप्थ भी अच्छा होना चाहिए। तो उस एंगल से टाण 3 जो हमारा है वो टाण 2 जो है वह इसके लिए उपयुक्त होता है खेती के लिए, कि उसमें सब्जी की खेती अच्छे से हो जाती है। तो टाण 2 का होता है। दोन 1 और दोन 2 वह धान की उपज के लिए, धान की फसल के लिए वह ज्यादा उपयोगी है, उपयुक्त मिट्टी होती है वो। झारखंड में सब्जियों के उत्पादन हेतु टाण 2 किस्म की भूमि अधिक उपयुक्त होती है,
प्रोडक्शन वेजिटेबल्स इन झारखंड। इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियों की अनुशंसित किस्में अर्का कोमल, पंत अनुपमा, कंटेंडर, स्वर्ण प्रिया, स्वर्णलता। तो ये सारे जो है अर्का कोमल, पंत अनुपमा, ये सब बीन्स की जो बीन्स होती हैं उसकी ये सारी, कंटेंडर तक आप कह सकते हैं बीन्स की, ये सब बीन्स जो सब्जी होती है उसकी होती है। स्वर्ण प्रिया ये लौकी के लिए होती है, लौकी कद्दू जिसको आप उस नाम से जानते हैं, लौकी। और ये स्वर्णलता जो है वो करेला, करेला या लौकी, ये दोनों के लिए ही उपयुक्त किस्म है जो विकसित की गई है यहाँ। तो ये सारी, ये झारखंड में सब्जियों के उत्पादन हेतु टाण 2 किस्म की जमीन ज्यादा उपयोगी या उपयुक्त होती है। फिर अगला प्रश्न, पुनासी जलाशय सिंचाई योजना से कौन सा जिला लाभान्वित हुआ? पुनासी, इसके बारे में तो एक चार्ट हम लोगों ने आपको दिया था और उसमें आपने देखा था कि पुनासी जलाशय जो देवघर एरिया को लाभान्वित करता है, देवघर एरिया को सबसे ज्यादा फायदा होता है, वो ये आंसर है आपका। पुनासी जलाशय सिंचाई परियोजना भारत के झारखंड में गंगा बेसिन में एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना में देवघर जिले में अजय नदी पर इतना मीटर ऊंचा और इतना 2133 मीटर लंबा मिट्टी का बांध स्थित है। यह परियोजना 1982 में 26 करोड़ के बजट के साथ शुरू हुई थी, लेकिन अनुमानित बजट अब 1000 करोड़ रुपए है। तो पुनासी योजना ये काफी पॉपुलर है, जो गंगा रिवर पर है, गंगा बेसिन पर झारखंड में, और देवघर में इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है। और यह अजय नदी पर इनफैक्ट ये बना हुआ है जो इतना मीटर ऊंचा है, 21.34 मीटर, और इसका लेंथ जो है वो 2133, आप याद रख सकते हैं 2133, 2134 ऊंचाई और लंबाई, इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा। ये देवघर डिस्ट्रिक्ट में है और 1982 में यह बना था। अगला प्रश्न, झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 33 अब किस राष्ट्रीय उच्च पथ का भाग बन गया है? NH7, NH20, NH2, NH30। हाल ही में आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट सभी जो नेशनल हाईवे थे उनका नंबरिंग बदल गया है। तो उसमें जो हमारा NH33 जो बरही से लेकर और बहरागोड़ा तक जाता था, जिसको कि झारखंड का लाइफलाइन बोला जाता था, तो ये अब मोटा मोटी NH20 के नाम से अब हो गया है फेमस। और एक्चुअली इसमें थोड़ा ये कंफ्यूजन इसलिए है कि यह पार्ट इसके अब एक पार्ट नहीं रह गया कि NH33 अब डिफरेंट पार्ट में, कुछ जगह से कुछ उसका नामकरण हो गया, कुछ जगह से कुछ नामकरण हो गया। इसलिए आयोग ने भी इस क्वेश्चन में एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, इसको एक तरह से अमान्य कर दिया। तो हम लोगों ने भी इसमें उसी ढंग से लिखा है कि सड़क परिवहन राजमार्ग ने नेशनल हाईवे का नया नामांकन हाल ही में जारी किया है, जिसमें नए आदेश के बाद हजारीबाग ऐतिहासिक GT रोड नेशनल हाईवे 2 को NH19 के नाम से जाना जाएगा। वहीं झारखंड का लाइफलाइन कहे जाने वाले NH33 को NH22, NH100 को NH552 और NH99 को NH22 के नाम से जाना जाएगा। तो एक तरह से NH22 के नाम से NH33 को जाना जाएगा, लेकिन फिर भी यह पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं है। इसके कुछ टुकड़े हो गए हैं, जैसे जमशेदपुर से आगे का पार्ट, जमशेदपुर के पहले, रांची से जमशेदपुर आने के बाद से जो कंडरा के लिए जो मुड़ जाता है खूंटी के पास का एरिया, तो वो एक अलग नाम हो गया है और इधर से वहां तक 922 के नाम से यह जाना जा रहा है। अगला प्रश्न, झारखंड में किस जिला में गैर कृषि कामगारों का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? गैर कृषि कामगार, ध्यान रखें, गैर कृषि, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, गढ़वा। तो इसमें आप कॉमन सेंस भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो इससे आपका बहुत सारा पोर्शन, बहुत सारा इसमें आपको आइडिया लग जाएगा,
क्योंकि गढ़वा जिला जो है वह पूरी तरह से ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट के रूप में, गढ़वा, गुमला। अब आता है धनबाद और ईस्ट सिंहभूम। ईस्ट सिंहभूम में जो मेजर पोर्शन है वो जमशेदपुर आसपास का क्षेत्र है जो कि अर्बनाइज्ड है। धनबाद का लगभग सारा का सारा पोर्शन अर्बनाइज्ड है, इसलिए वहां पर कृषि कार्य वाले, काम करने वाले लोग कम मात्रा में, कम संख्या में होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आपका आंसर जो होगा वो धनबाद होना चाहिए। देखें इसका व्याख्या। झारखंड में गैर कृषि कामगारों का सर्वाधिक प्रतिशत धनबाद जिले में पाया जाता है। धार्मिक पर्यटन स्थल पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के लिए पवित्र स्थल है? तो हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो क्लियर है जैनिज्म। अभी इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। पारसनाथ पहाड़ी जो कि सबसे ऊंची पहाड़ी भी है, 1385 मीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना ऊंचाई पर यह है। और झारखंड की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी में इसकी गिनती होती है, जो जैन धर्म के लिए बहुत ही सेक्रेड प्लेस है, बहुत ही पवित्र स्थल है। और किन के लिए, उस समय हमने इसलिए भी नहीं जिक्र किया था क्योंकि मुझे पता था कि इसमें यह प्रश्न आना है। तो अब आप देखें कि रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पारसनाथ हिल इज सेक्रेड प्लेस फॉर जैनिज्म। पीपल ऑफ जैन कम्युनिटी कॉल्स सामद शिखर, सामेद शिखर, इसको सामेद शिखर के नाम से कहा जानते हैं। ऑफ द 24 तीर्थंकर, जो 24 तीर्थंकर हुए उनके 20 को पारसनाथ पहाड़ियों पर, उसमें से जैनिज्म 20 अटेंड निर्वाण ऑन द पारसनाथ हिल्स। आप इमेजिन कर सकते हैं यह कितना पवित्र स्थल के रूप में उनके लिए है। द हाईएस्ट पीक ऑफ पारसनाथ हिल 1350, सॉरी वहां हमने 1385 लिखा था, तो 1350 आप उसको कर दें, 1350 मीटर। Located in Giridih district of Jharkhand, this hill has named after the 23rd Jain Tirthankar पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ तीर्थंकर जो 23वें जो तीर्थंकर थे वह पार्श्वनाथ थे, जिनके नाम पर इनका पारसनाथ नाम रखा गया। क्लियर है? अगला प्रश्न, झारखंड में काली मिट्टी, झारखंड में काली मिट्टी कहां पाई जाती है? पाट प्रदेश, राजमहल, दामोदर घाटी, पलामू उच्च भूमि कहां पाई जाती है? तो हमने जो भूमि के बारे में विस्तार से आपको बताया था, तो आप देखे होंगे कि उसमें हमने पाट प्रदेश के बारे में, पाट रीजन के बारे में भी चर्चा की थी, और ब्लैक सॉइल के बारे में हमने मेंशन किया था कि वो कहां कहां पाया जाता है। तो उसमें पाट रीजन में ब्लैक काली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी जिसे बोलते हैं, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधि के कारण मिट्टी बनी। लाल मिट्टी जो ज्यादातर दामोदर घाटी और राजमहल क्षेत्रों में पाई जाती है। माइका युक्त मिट्टी जो कोडरमा, झुमरी तलैया, बड़का गांव और मंदार पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। बलुई मिट्टी जो ज्यादातर हजारीबाग और धनबाद क्षेत्रों की जमीन में पाई जाती है। तो ये क्लियर है कि राजमहल हिल्स इन झारखंड, ब्लैक सॉइल, रेगुर soil is found in Rajmahal Hills region. The soil is formed due to volcanic activities in this area. Red soil, which is mostly found in Damodar Valley, Rajmahal areas. Mica rich soil found in the areas Kodarma, Jhumri Talaiya, Badka Gaon and Mandar Parvat. Sandy soil कहाँ मिलता है? Mostly found in the land of हजारीबाग, धनबाद area. तो ये सॉइल के बारे में एक आपको ओवरव्यू दे देता है यह प्रश्न। अब है सिस्कॉन और मोंगिया स्टील स्पॉन्ज आयरन और रोलिंग मिल कारखाना कहां पर स्थित है? सिस्कॉन सिलिकॉन से रिलेटेड है, मोंगिया जो स्टील से रिलेटेड है। तो ये स्टील स्पॉन्ज, सिस्कॉन और मोंगिया स्टील, जिसका बहुत आप एडवर्टीजमेंट भी देखते होंगे, ये गिरिडीह में
स्थित है ये प्लांट, स्पॉन्ज आयरन प्लांट, जिससे रॉड वगैरह भी वो ढालने का काम करते हैं। गिरिडीह में कई रोलिंग मिल और मैन्युफैक्चरर हैं। ये मशीनें धातु से जुड़े कई प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं। इनमें सीट, बार और रॉड शामिल है। गिरिडीह में मुंगिया स्टील भी है। साल 2014 में झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मुंगिया स्टील को अपनी इंडक्शन फर्नेस डिवीजन की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सीटीई दिया था। तो ये उसको क्लियरेंस दिया गया, वो चाह रहा था कि उसको बढ़ाएं मुंगिया स्टील ने, तो उसको बढ़ाने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उसको परमिशन दिया। लार्सन एंड टुब्रो, लार्सन एंड टुब्रो की शाखा कहाँ है? झारखंड में लार्सन एंड टुब्रो हैज इट्स ब्रांच इन रांची, देवघर, चाईबासा, जमशेदपुर। जमशेदपुर में L&T का, तो L&T लार्सन एंड टुब्रो इस रूप में आप देखते होंगे। लार्सन एंड टुब्रो का जमशेदपुर में ब्रांच है। लार्सन एंड टुब्रो भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कंपनी के 4 मुख्य व्यापारिक क्षेत्र, प्रौद्योगिकी, अभियंत्रण, यह है सारा कुछ है। लार्सन एंड टुब्रो is an Indian manufacturing multinational company, headquarter Mumbai. The company 4 main business areas are technology, engineering, manufacturing and production. This company has received a big irrigation project from the government of Jharkhand, under which water will be provided from Siddheswari river to irrigate 22,000 इतना हेक्टेयर एरियाज इन दुमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। एक बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट उसको मिला हुआ है। अब शहरों में जलापूर्ति के युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब कौन कहां पर है, इससे रिलेटेड है ये। तो अब आप देखें, जमशेदपुर शहरों के युग्म में कौन सा युग्म सही नहीं है? जमशेदपुर डिमना करेक्ट है। रांची कांके डैम, ये भी करेक्ट है। वो धनबाद तोपचांची, ये भी ठीक है। बोकारो और मैथन, ये सही नहीं है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बोकारो में मैथन डैम नहीं है। मैथन बांध भारत के झारखंड राज्य में धनबाद से 48 किलोमीटर दूर बड़ाकर नदी पर मैथन में स्थित है। यह 15,712 फीट लंबा और 165 फीट 50 मीटर ऊंचा है। तो ये इसकी खासियत है। दिस डैम वाज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर फ्लड कंट्रोल एंड जनरेट्स 60,000 kilowatts of electricity. There is an underground power station here, which is the first dam of its kind in the whole Southeast Asia. आप देख सकते हैं इसका क्या एक यूनिक फीचर है कि भूमिगत बिजली स्टेशन है ये, जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का पहला बांध है। इसकी लंबाई 15,712 फीट, मतलब 4,700, काफी लंबा है इतना मीटर, और इसकी ऊंचाई 165 मीटर। ये देखने लायक, लोग पिकनिक मनाने भी मैथन में जाते हैं इसके यूनिकनेस के चलते। अब अगला आखिरी प्रश्न इस साल का, वह झारखंड के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो सीधी सी बात है, कृषि। बहुत ही आसान, तो इसका एक्सप्लेनेशन, झारखंड के लगभग 75% लोग आजीविका के लिए कृषि में लगे हुए हैं। About 75% people of Jharkhand are engaged in agriculture for their livelihood. Various kinds of crops like rice, oilseed, wheat, maize, pulses, etc. are grown in the state. Jharkhand produced around 21 lakh ton of agricultural products. ये 2022 का ये डाटा है, अभी तो ये बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष 2022 में झारखंड करीब 21 लाख टन, ये अब लगभग 30 लाख टन के आसपास में
ये पहुंच गए 28-27 लाख टन के आसपास ये उत्पादन हो गया है। तो ये रहा हमारा आखिरी साल का जो लास्ट एग्जाम हुआ है 11 to 13 जेपीएससी, उसका यह प्रश्न अब सामने में है। जो आप देखें, जो बहुत सारे छात्र इस एग्जाम को फेस भी किए होंगे, अनफॉर्चुनेटली कुछ मार्क्स से वो रह गए होंगे, उनके लिए ये आसान है, वो देखे होंगे, काफी ढंग से इन सारे प्रश्नों को देखे होंगे। लेकिन जो और छात्र हैं वे भी देखें कि लास्ट टाइम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो अब यहाँ पर आ रहा है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, इसके बारे में एक क्वेश्चन। आप ये भी गौर करेंगे कि बहुत सारे प्रश्न घुमा फिरा के रिपीट भी होते हैं, भले वो डायरेक्ट उसी नेचर में न पूछ दिए जाएं, लेकिन उनका थीम वही रहता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का डिस्कशन और उसका अध्ययन, उसका स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो मैच करने के लिए, उसमें वाटरफॉल और रिवर दिया हुआ था। यहाँ पर वही है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। अब ये देखिए, कांची, घाघरी, दामोदर, बुरहा। तो ये इसका स्पेलिंग रॉन्ग आपका इसमें दिख रहा है। ये बूढ़ा, एक तरह से आप समझे बूढ़ा ये होना चाहिए। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसको लोध के नाम से भी जानते हैं, लोध, और कितना इसका हम लोगों ने कहा था 150 मीटर इसका हाइट। हमने कहा था कि ये इसका है, और इस नाम से भी जो हाईएस्ट फॉल है झारखंड का, वो बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ये बूढ़ा रिवर पर हमारा है, बूढ़ा रिवर पर ये अवस्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तरी कोयल नदी के सहायक बूढ़ा नदी से उत्पन्न हुआ है। यह झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है और यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। अब इसका दूसरा प्रश्न आप देखें। दूसरा प्रश्न, निम्न में से झारखंड में सबसे ऊंचा बिंदु स्थान कौन सा है। उसमें आप देखें, यहां आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, जोडूमर, नेतरहाट, दलमा, कोल्हुआ। ये सबका अगर आपको ये मिल जाए तो ज्यादा बेटर होगा कि सबका क्या क्या मतलब कितना हाइट है। तो जोडूमर, नेतरहाट झारखंड, ये जो दिया हुआ है, पारसनाथ के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, झारखंड का हाईएस्ट पीक है। लेकिन ये जो दिए हुए ऑप्शंस हैं, इसमें से सबसे ज्यादा किसका है, तो इसमें नेतरहाट का है, उसके बाद दलमा का आएगा और कोल्हुआ का। तो अब इसका व्याख्या हम लोग देखें। नेतरहाट लातेहार जिले में स्थित है, जो 3013 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि दलमा 3000 फीट पर और कोल्हुआ 1575 की ऊंचाई पर स्थित है। तो इस प्रकार अभी हम लोगों ने देखा कि 1850 पारसनाथ का दिखा था। यहाँ आपका ये नेतरहाट का 3513 है, दलमा 3000 फीट है। तो इस प्रकार से आपका नेतरहाट इज आवर करेक्ट आंसर। डाल्टेनगंज के नजदीक किस किस्म का लौ एस्क पाया जाता है। डाल्टेनगंज लौ एस्क के सारे लौ एस्क के ही वेराइटीज हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है ज्यादा थोड़ा स्पेसिफिक है कि ये डाल्टेनगंज के पास से बोल रहा है। डाल्टेनगंज के पास, जो अब मेदिनीनगर के रूप में भी जाना जाता है, के पास जो है वो मैग्नेटाइट और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है, जिससे जो थोड़ा डिफिकल्ट और है के रूप में जाना जाता है, जिससे एक्सकर्शन, आयरन का एक्सकर्शन थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। यहाँ पलामू जिले में डाल्टेनगंज के पास मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है। संथाल परगना, हजारीबाग, धनबाद, रांची जिले में भी कम मात्रा में मैग्नेटाइट पाया जाता है। और जो इधर है हेमेटाइट किस्म का है, जो सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड
राज्य के किस शहर में बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड अवस्थित है? बर्नपुर, झारखंड राज्य के किस शहर में बर्नपुर सीमेंट स्थित है? तो ये पतरातू इज आवर करेक्ट आंसर। बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड पूर्वी भारत में सीमेंट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड is one of the largest producer of cement in eastern India. The company has a plant at Asansol, West Bengal, which is operational since 1991. It has a capacity of 1000 TDP. The Patratu unit of Burnpur Cement Limited has a production capacity of 800 tons per day. Imagine कीजिए कितना है। Former CM Raghuvar Das is inaugurated the Patratu plant on this 13 July 2015. बर्नपुर सीमेंट जिसका उद्घाटन रघुवर दास सीएम ने किया था 13 जुलाई 2015 को, और इसका प्रोडक्शन क्षमता कितना है? 800 टन पर डे। आगे देखें अगला प्रश्न। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहां अवस्थित है? झारखंड राज्य का, तो स्वाभाविक है कर्णपुरा नहीं होगा, रानीगंज जो कि बंगाल में है, झरिया धनबाद, तो झरिया उसका पार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार धनबाद हमारा चॉइस बचता है कि धनबाद में विच इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ झारखंड स्टेट लोकेटेड। झरिया भी हमारा धनबाद में ही है, तो धनबाद इज आवर करेक्ट आंसर। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झरिया भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें इतना टन कोकिंग कोल का अनुमानित भंडार है, बिलियन टन। क्षेत्र में दामोदर नदी घाटी में स्थित है और लगभग 110 वर्ग मील में फैला हुआ है, और बिटुमिनस कोयला यहाँ ये पैदा होता है, अच्छे किस्म का है। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज झरिया और धनबाद दोनों ऑप्शन अगर है तो मेरे ख्याल से उसमें धनबाद झरिया इज द करेक्ट आंसर, लेकिन जो जेपीएससी ने आंसर की जारी किया था उसमें उसने धनबाद को बताया था, इसीलिए हम उसी को मान के चलेंगे। लेकिन यूजुअली इस तरह का प्रश्न बहुत रेयर पूछा जाता है कि एक ही तरह में के प्रश्न हो जिसमें कि दोनों ही करेक्ट आंसर हो। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्यूमिनियम रिफाइनरी अवस्थित है? एट विच प्लेस इन झारखंड स्टेट इज इंडिया फर्स्ट एल्यूमिनियम रिफाइनरी लोकेटेड? ऑप्शंस आर देवघर, रामगढ़, मोरी, बोकारो। मोरी काफी फेमस है एल्यूमिनियम के लिए, आपने पहले भी पढ़ा होगा, और करेक्ट आंसर इज मोरी। हिंडाल्को, मोरी वर्क्स ऑफ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम रिफाइनरी कमीशन्ड इन 1948। देखिए कितना पुराना है, बाय द इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी AICL। द प्लांट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ स्वर्णरेखा रिवर एट छोटा मुरी। स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है छोटा मुरी में, और 2005 में हिंडाल्को ने इंडाल को अधिग्रहण कर संयंत्र को अपने साथ मिला लिया। इंडाल ये भी एक बड़ी कंपनी थी जिसको कि उसने अपने में मर्ज कर लिया इस प्लांट को, तो इसकी कैपेसिटी और बढ़ गई। हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। कुंदरकोचा या कुंदरकोचा स्वर्ण खदान झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यूजुअली स्वर्ण की खदानें दो ही जगह अब तक है जो ऑपरेशनल है, उसमें एक कुंदरकोचा जो सबसे पहले पाया गया था वह पूर्वी सिंहभूम में पाया गया। दूसरा एक जो पाया गया है वह सरायकेला खरसावां,
सरायकेला खरसावां जिले, खरसावां जिले के चांडिल, चांडिल में ये पाया गया है, ये दूसरा माइंस। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सिंहभूम होगा, जो सोने की माइंस जहां पर स्थित है। झारखंड राज्य में केवल एक ही सोने का, ये उस समय तक एक ही था, पहले का की बात है, लेकिन अभी दो हो गया है। एक को अब आप दो के रूप में पढ़ेंगे, जो चांडिल में भी है और कुंदरू-कोचा, बल्कि कुंदरू-कोचा अब अभी तो बंद होने के कगार पर है। अभी यह चांडिल वाला अभी जो है वह एक्टिव है और वहां से सोने का एक्सकर्शन हो रहा है। तो राज्य में केवल सोने खदान चल रही है, जो कुंदरू-कोचा सोने की खदान है और यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, बेतला नेशनल पार्क से रिलेटेड है। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर एरिया स्प्रेड ओवर झारखंड बेतला नेशनल पार्क। तो ये तो मेमोराइज करने की बात है, आपको याद रखना होगा। ये 226 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार 80% और पलामू जिला का 20%, छोटानागपुर पठार पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 226 वर्ग किलोमीटर है और इसमें विभिन्न प्रकार के वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं, वेराइटीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो ये क्या है, 80% है लातेहार में और 20% है आपका पलामू में। तो झारखंड इट हैज एन एरिया, ये हटा दीजिए, 226 स्क्वायर किलोमीटर एंड हाउसेज ऑफ वेराइटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। अभी इसका अगला प्रश्न, झारखंड की किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना, तिलैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज एस्टेब्लिश ऑन विच रिवर, बोकारो, कोनार, स्वर्णरेखा, बराकर। तो ये बराकर रिवर पर है झारखंड की। अब इसमें दे दिया गया है तिलैया डैम कहाँ है, तो तिलैया डैम तिलैया पर है, नदी तिलैया नदी यहां समझिए। कोनार डैम कोनार नदी पर है, चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर है, बोकारो डैम बोकारो नदी पर है। तो इस प्रकार इसका है, हमारा सही आंसर जो है वो कोनार डैम, कोनार, तिलैया डैम, तिलैया हमारा क्वेश्चन था। ये बड़ाकर रिवर पर, बड़ाकर रिवर से रिलेटेड था। अब अगला प्रश्न, जो आखिरी प्रश्न भी है इस साल का, जो पूछा गया था, वह झारखंड में बहने वाली नदियों और उनके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है। इस पर आप हमेशा गौर करेंगे। नॉट करेक्ट, विच पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रिवर्स फ्लोइंग इन झारखंड इन देयर ओरिजिन। उनके उद्गम स्थल, स्वर्णरेखा नदी यहाँ पर डैश होना चाहिए, बराकर नदी उत्तरी छोटा नागपुर, कोयल नदी दक्षिणी कोयल छोटा नागपुर, शंख नदी त्रिकुट। तो इसका जो मैचिंग करा के भी इसका व्याख्या हम लोगों ने दिया होगा, वह आप देखेंगे। ये तो सही लग रहा है, स्वर्णरेखा रिवर, टिकटोली, बड़ाकर नदी उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी कोयल नदी छोटा नागपुर, लेकिन इसके बारे में आप कंफर्म नहीं है। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ये सही हमारा पेयर नहीं है। देखें इसमें करेक्ट क्या है, स्वर्णरेखा नदी टिकटोली नगड़ी के पास, जो जिसके बारे में हम लोगों ने कहा, बड़ाकर रिवर उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी कोयल नदी छोटा नागपुर, शंख नदी लुपुंग पाट गुमला, ये लुपुंग पाट शंख नदी ये गुमला है। तो इस प्रकार यह जो दिया हुआ ऑप्शन था वो त्रिकुट, वो सही नहीं है, ये सही है। तो इस प्रकार हमारा
ऑप्शन डी सही था। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने ये इस सेक्शन के का ये आखिरी था प्रश्न। तो इस प्रकार से जो भी ये 40 प्रश्न 4 साल में पूछे गए थे, 10-10 प्रश्न प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक एग्जाम में, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आपके काम का ये रहा होगा सेशन। और साथ ही साथ यह जो स्लाइड्स हैं, ये भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, हमारा जो स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप है उस पर, सो दैट कि आप बाद में भी इन सारे प्रश्नों को एक साथ मिला के या एक साथ अगर आप देख लें तो आपका बहुत सारा प्रश्न या उससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर इन्हीं से आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप लगे रहिए, बिकॉज टाइम इज रनिंग फास्ट और 8 मार्च कैसे पहुंच जाएगा ये पता नहीं चलेगा। और यह मानने का थोड़ा भी संदेह या कारण नहीं हो सकता है कि एग्जाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको यह मान के चलना है कि एग्जाम उस तिथि पर हो रहा है। आप बिल्कुल ही नोटिफिकेशन का वेट न करें और पूरी तरह से आप अपने एग्जाम में लग जाएं। यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस उम्मीद से आप अपनी पढ़ाई करें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप खुद पर, अपने मेंटर पर पूरा भरोसा रखें और इस एग्जाम को हंसते खेलते आप निकाल ले जाएं, ताकि आप अपने, अपने परिवार, अपने समाज, देश और राष्ट्र की सेवा पूरे समर्पण से और जिम्मेवारी के साथ कर सकें। तो मित्र, आज के इस क्लास में, इस सेशन में बस इतना ही। आज तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।